लड़के की शादी हो रही होती है। लड़का बारात लेकर के अपनी दुल्हन को लेने के लिए जाता है। शाम के वक्त जयमाल की स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन बैठे हुए होते हैं। दुल्हन दूल्हे को जयमाला पहनाती है, उसके बाद में दूल्हा दुल्हन को जयमाला पहनाता है। दोनों की शादी होती है। दूसरे दिन दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर के अपने घर पर आ जाता है। दूल्हा इस शादी से बहुत खुश होता है, पर जैसे ही शादी के मात्र 40 दिन बीतते हैं, 40 दिन बीतने के बाद में जो दुल्हन होती है, दुल्हन एक दिन अपने पति से कहती है कि उसे मिठाई खाने का मन कर रहा है। और फिर जब दूल्हा बाजार जाता है, मिठाई लेने के लिए जाता है, तभी जो दुल्हन होती है, दुल्हन अपने दूल्हे के साथ में कुछ इस तरीके का काम कर देती है कि जब उसके बारे में लोग जानते हैं, सुनते हैं, तो लोगों को यकीन ही नहीं होता है कि आखिरकार कोई नई नवेली दुल्हन अपने पति के साथ में इस तरीके का कार्य कर सकती है, इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकती है। तो दोस्तों, आखिरकार वो दुल्हन 40 दिन के बाद ही अपने पति के साथ में इस तरीके का काम क्यों करती है, ये सब जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुने। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, ये कहानी है बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले की। औरंगाबाद जिले में एक लड़का रहा करता है जिसकी उम्र होती है 29 वर्ष के आसपास, और जिसका नाम होता है प्रियांशु उर्फ छोटू। 24 जून 2025 की शाम का वक्त होता है। प्रियांशु बनारस रेलवे स्टेशन से अपने घर के लिए वापस आ रहा होता है। तभी उसे शाम के वक्त थोड़ा सा देर हो जाती है, अंधेरा होने लगता है। तो अपनी माँ के पास में फोन करता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे वापस आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगी, क्योंकि जो गाड़ी थी वो लेट हो गई थी, इसलिए गांव से किसी को बाइक लेकर के भेज दो जो हमें लेने के लिए आ जाए। माँ कहती है कि ठीक है बेटा, हम किसी न किसी को भेज देते हैं जो आपको ले। तभी जो उसकी माँ होती है वो 2 लड़कों को प्रियांशु को लेने के लिए भेज देती है, जिनमें से एक लड़के का नाम सोनू होता है और दूसरे लड़के का नाम अनूप होता है। नवीनगर रेलवे स्टेशन पर प्रियांशु उन्हें मिलता है और फिर वो प्रियांशु को अपने साथ अपनी मोटरसाइकिल में बैठा लेते हैं, और बैठाने के बाद में वो प्रियांशु के गांव, बड़ा गांव के लिए निकल पड़ते हैं। पर जैसे ही वो अपने गांव में पहुंचने वाला होता है, बस गांव से थोड़ी देर पहले ही कुछ लोग अचानक से उसके ऊपर गोलियों से वार कर देते हैं, जिसके बाद जो प्रियांशु होता है, प्रियांशु की मौत हो जाती है। तभी जो उसके दोस्त होते हैं अनूप और सोनू, वो दोनों लोग भागते भागते गांव में जाते हैं, और गांव में जाने के बाद में सारी बात प्रियांशु के घर वालों को बताते हैं। प्रियांशु के घर वाले भागते हुए मौके पर पहुंचते हैं और अपने बेटे को देख करके रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तभी इस बात की जानकारी पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके में पहुंचने के बाद में जो प्रियांशु की लाश होती है, उस प्रियांशु की लाश को अपने कस्टडी में लेकर के उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और उसके बाद में फिर इस केस की छानबीन चालू कर देती है। अनूप और सोनू होते हैं, उनको पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है, उनसे पूछती है कि आखिरकार वो लोग कौन थे, किसने प्रियांशु की हत्या की है। वो जो दोनों दोस्त होते हैं वो पुलिस से कहते हैं कि साहब, हम नहीं जानते हैं, बस हम लोग तो आ ही रहे थे, तभी अचानक से किसी ने उसके ऊपर, प्रियांशु के ऊपर हत्या कर दी। साहब, हमें कुछ नहीं पता है। पुलिस बड़ी सख्ती के साथ में उसके दोस्तों के साथ में पूछताछ करती है, पर वो बार बार एक ही बात कहते हैं कि साहब, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तब जो पुलिस होती है, पुलिस अपने हिसाब से फिर इस केस की छानबीन करने लगती है। अब पुलिस जो होती है वो प्रियांशु के मोबाइल का जो नंबर होता है, उस नंबर की CDR निकलवाती है। तो पुलिस को पता लगता है कि प्रियांशु ने एक नंबर पर उस दिन में कम से कम 50 बार बात किया था। अब पुलिस उस नंबर की छानबीन करती है तो पुलिस को पता लगता है कि यह नंबर किसी और का नहीं बल्कि प्रियांशु की पत्नी का है,
जिसकी शादी अभी मात्र 45 दिन पहले हुई थी। पुलिस प्रियांशु की पत्नी से मिलती है और पत्नी से मिलने के बाद में उससे पूछती है कि आखिरकार उसका मोबाइल लेती है चेक करने के लिए। तब जो प्रियांशु की पत्नी होती है, प्रियांशु की पत्नी अपना मोबाइल पुलिस को देने से मना कर देती है। तब और वो कहती है कि उसके मोबाइल पर कुछ जरूरी चीजें हैं जिसे वो नहीं दे सकती है, नहीं दिखा सकती है। तभी पुलिस उससे कहती है कि आखिरकार पति से बढ़ करके भी क्या कोई चीज हो सकती है। और जब ऐसा पुलिस दबाव देती है तब वो अपना मोबाइल उसको देती है। पुलिस उसका मोबाइल लेने के बाद में और फिर उसको भी उसका मोबाइल भी अपनी कस्टडी में ले लेती है और उसके बाद में उस लड़की को भी अपनी कस्टडी में ले लेती है। लड़की पुलिस जब प्रियांशु की पत्नी के मोबाइल का डाटा खंगालती है तो पुलिस को पता लगता है कि प्रियांशु की जो पत्नी होती है इधर प्रियांशु से बात कर रही थी और उधर एक नंबर पर वो लगातार टच में थी, लगातार बात कर रही थी। और जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन है, तब वो बताती है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसके फूफा जी हैं, जिनकी उम्र करीब 60 साल के आसपास होती है। पुलिस पूछती है कि आखिरकार तुम इन फूफा जी से अपनी इतनी बात क्या कर रही थी और इतना बात क्यों कर रही थी। तब वो कहती है कि दरअसल तब वो जो सच्चाई बताती है वो कहती है कि उसका और उसके फूफा जी का प्रेम प्रसंग चल रहा है और जिस वजह से उसी ने अपने पति प्रियांशु की हत्या करवाई है। पुलिस जैसे ये बात सुनती है पुलिस को यकीन ही नहीं होता है, लोगों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 15 साल पहले। प्रियांशु की पत्नी जो होती है जिसका नाम होता है गुंजा सिंह, गुंजा सिंह पुलिस को बताती है कि साहब जब वो छोटी थी तब उसकी जो बुआ होती है उसकी बुआ उसे अपने साथ अपने घर लेकर के चली जाती है। दरअसल जो उसकी बुआ होती है उनको कोई बेटी और बेटा नहीं होते हैं। तब वो एक दिन अपने भाई से कहती हैं कि अगर आपको इतराज ना हो तो आपकी जो बेटी गुंजा है उसको हम पाल पोस करके बड़ा करना चाहते हैं और हम उसकी शादी करेंगे, हम उसकी सारी जिम्मेदारियों का बोझ उठाएंगे। ऐसी इच्छा है तो आप हमारी बेटी को अपने साथ में जरूर ले जा सकती है। अब जो उसकी बुआ होती हैं उसकी बुआ गुंजा सिंह को लेकर के अपने घर चली जाती है। गुंजा बचपन से ही अपने बुआ और फूफा के साथ में रहा करती है। बचपन से उसकी पढ़ाई लिखाई सारा काम उसके बुआ और फूफा के घर पर होता है। पर जैसे ही गुंजा सिंह की उम्र 12 वर्ष होती है तभी जो गुंजा सिंह होती है और उसके जो फूफा होते हैं उसके जो फूफा का अट्रैक्शन होता है वो गुंजा सिंह की ओर बढ़ने लगता है। और इधर गुंजा सिंह भी जो भी 12 वर्ष की मात्र होती है वो भी अपनी फूफा की तरफ आकर्षित होने लगती है। समय धीरे धीरे बीतता जाता है और जैसे ही और कुछ दिन का समय बीतता है अब गुंजा सिंह और उसके फूफा के बीच में अवैध संबंध हो जाते हैं। 12 साल से लेकर के 15 साल बीत जाते हैं। 12 साल की उम्र से लेकर के अब 15 साल बीत जाते हैं। गुंजा सिंह की जो उम्र होती है वो 27 वर्ष के आसपास हो जाती है और जो उसके फूफा होते हैं जिनका नाम जीवन लाल होता है उनकी उम्र भी अब लगभग 60 वर्ष के आसपास हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में हो जाते हैं। 15 साल इस तरीके से बीत जाते हैं पर कभी किसी को इस बात की भनक ही नहीं लगती है कि फूफा और भतीजी के बीच में कुछ इस तरीके के रिश्ते हैं। पर अचानक एक दिन जो उसकी बुआ होती है वो बुआ एक दिन बाजार चली जाती है और जैसे ही वो बाजार से वापस आती हैं तो वो देखती हैं घर के सारे दरवाजे खुले होते हैं। पर जैसे ही वो घर के अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि एक कमरे का जो दरवाजा होता है वो पूरी तरह से बंद होता है पर उस दरवाजे के अंदर से कुछ आवाजें आ रही होती हैं। तभी वो उन आवाजों को सुनने की कोशिश करने लगती है। तो उन्हें एहसास होता है कि जैसे उस कमरे के अंदर कोई लोग आपस में बात कर रहे हों। वो उस कमरे के बाहर खड़ी होकर के इंतजार करने लगती हैं, उन आवाजों को सुनने लगती हैं और उसके बाद में
जब वो उस कमरे में झांक करके देखती हैं तो देखती हैं कि जो उनके पति जीवन लाल होते हैं वो पूरी तरह से निवस्त्र होते हैं, उनके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं होते। उनकी जो भतीजी होती है, गुंजा सिंह होती है, वो भी पूरी तरह से निवस्त्र होती है, उसके शरीर पर भी कोई कपड़े नहीं होते। वो दोनों आपत्तिजनक हालत में होते हैं। जैसे ही वो इस चीज को देखती है उनके पैरों के नीचे की जमीन खसक जाती है। वो तुरंत चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। तो उनके पति जीवन लाल होते हैं, वो बाहर निकलते हैं, गुंजा सिंह भी बाहर निकलती है और उसके बाद में गुंजा सिंह अपनी बुआ से हाथ जोड़ करके माफी मांगने लगती है। कहती है कि बुआ जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, आज के बाद हम ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करेंगे। अब जो उसकी बुआ होती हैं उसकी गलती को माफ कर देती हैं, पर यह बात उनके दिमाग से हटती नहीं है। वो तुरंत भागते हुए अपने भाई के घर जाती हैं और अपने भाई को पूरी बात बताती हैं और कहती हैं कि भैया, जितनी जल्दी हो सके किसी लड़के की तलाश करके अपनी बेटी गुंजा की शादी कर दो। अब पिता को जैसे ये बात पता चलती है, पिता भी तुरंत एक लड़के की तलाश करने लगते हैं। फिर उनकी तलाश पूरी होती है और औरंगाबाद के रहने वाले प्रियांशु से वो अपनी बेटी गुंजा की शादी तय कर देते हैं। अप्रैल 2025 में गुंजा की शादी होती है। शादी के दिन भी गुंजा जो होती है वो दूल्हा और दुल्हन जब स्टेज पर बैठे होते हैं तब वो अपने पति प्रियांशु को नहीं बल्कि अपने फूफा जीवन लाल को ही देखा करती है। इधर प्रियांशु से उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में जब वो अपने ससुराल जाती है, ससुराल में बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं। उस समय तो उसे मौका नहीं मिलता है, पर वो बेचैन रहती है। इधर उसके जो फूफा होते हैं वो भी बेचैन रहते हैं। इसके पहले भी कई बार रिश्ते आते हैं गुंजा सिंह की शादी करने के लिए, पर किसी न किसी बहाने से जो उसके फूफा होते हैं उस रिश्ते को तोड़वा दिया करते हैं, क्योंकि ना तो उसको फूफा चाहते थे कि उसकी शादी हो और ना ही गुंजा सिंह चाहती थी कि उसकी शादी हो। वो दोनों एक दूसरे के साथ में पूरा जीवन व्यतीत करना चाहते थे, दोनों एक दूसरे के साथ में शादी करना चाहते थे, पर समाज की वजह से, समाज की डर की वजह से वो अपनी बात खुल करके किसी से कह नहीं पाते हैं। तभी जैसे ही कुछ दिन का समय बीतता है, अब गुंजा सिंह एक दिन अपने फूफा के पास में फोन करती है और अपने फूफा से कहती है कि फूफा, अब हमारा यहाँ पर रहा नहीं जा रहा है, हम आपके बगैर पागल होते जा रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से ले चलिए। तभी जो उसके फूफा जीवन सिंह होते हैं वो कहते हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने सारी व्यवस्था कर दी है, बस आपको अपने पति को अपने घर से बाहर निकालना है और उसकी जानकारी हमें देना है और हम उसके बाद में आपके पति का काम तमाम कर देंगे। जैसे ही कुछ दिन का समय बीतता है, घर के सारे रिश्तेदार चले जाते हैं, करीब 40 दिन का समय बीत जाता है। तभी एक दिन जो गुंजा सिंह होती है वो अपने पति प्रियांशु से कहती है कि उसका मिठाई खाने का मन है। मिठाई का स्पेशल नाम भी बताती है। अब जो प्रियांशु होता है वो अपनी पत्नी के लिए बाजार जाता है मिठाई लेने के लिए। जो शूटर होते हैं वो उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर उस दिन उन्हें मौका नहीं मिलता और वो प्रियांशु को नहीं मार पाते हैं। प्रियांशु अपने घर आ जाता है। फिर से गुंजा सिंह अपने पति का घर से बाहर जाने का इंतजार करने लगती है। इधर जैसे ही दूसरा दिन होता है, दूसरा दिन जो प्रियांशु होता है वो अपनी पत्नी गुंजा से कहता है कि गुंजा, आज मुझे बनारस किसी काम से जाना है और हो सकता है कि मैं रात के वक्त देर से वापस आऊंगा। यह जैसे ही यह बात गुंजा सुनती है, गुंजा खुश हो जाती है और गुंजा इस बात की जानकारी तुरंत अपने फूफा को देती है और कहती है कि प्रियांशु जो आज बनारस जाने वाला है, शाम के वक्त रात को देर से वापस आ जाएगा, देर को वापस आएगा। आज हमारे पास में बढ़िया मौका है, आज हम लोग प्रियांशु को अपने रास्ते से हटा सकते हैं। तभी जो उसके फूफा होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है। उसके फूफा तुरंत झारखंड से 2 शूटरों को बुलवाते हैं। जो शूटर होते हैं वो लोग आते हैं, उनको इस सारी चीज की जानकारी दी जाती है और उसके बाद में वो लोग प्रियांशु का रास्ते में इंतजार करने लगते हैं। पर जो प्रियांशु के जो दोस्त होते हैं जब उसे लेने के लिए जाते हैं तब वो जो प्रियांशु को मारने की कोशिश करते हैं, पर वहां पर भीड़ ज्यादा होती है इसलिए उन्हें वो मौका नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। पर जैसे ही प्रियांशु
अपने गांव के करीब आ जाता है, अपने घर पहुंचने वाला होता है, वहीं गांव से थोड़ी देर पहले ही वो दोनों प्रियांशु की गोली मार करके हत्या कर देते हैं। दोस्तों, जैसे ही ये कहानी लोगों को पता लगती है, सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर अखबार के माध्यम से लोगों को जैसे ही बात की जानकारी होती है, लोग ये बात सुन करके परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार कैसे एक लड़की जो अपने से ज्यादा उम्र के व्यक्ति के प्यार में पागल हो जाती है, इतना इस कदर दीवानी हो जाती है कि अपनी हंसते खेलते जिंदगी को बर्बाद कर लेती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।